नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद करता हूं कि तैयारी कर रहे होंगे आप सब। और आज हम हिंदी विषय में जो प्रथम क्लास होगी अपनी, उसकी शुरुआत करेंगे। और उस प्रथम क्लास में सबसे पहले सब्जेक्ट का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, उसको देखेंगे कि कितना सब्जेक्ट इसमें है, किस तरह से तैयारी करनी है, उसका थोड़ा सा आपको शुरुआत में देखना है। सबसे पहले आप देखें, जो अभ्यर्थी लैंग्वेज फर्स्ट रख रहे हैं, चाहे वो लेवल प्रथम में है चाहे वो लेवल सेकंड में है, जो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी रखते हैं उनके लिए दोनों हिंदी के पेपर है वो कॉमन है। यानी हिंदी का दोनों लैंग्वेज फर्स्ट जो 6 से 8 है और जो 1 से 5 है, दोनों के लिए लैंग्वेज फर्स्ट कॉमन है। इसके बाद में दूसरा स्टेप आता है, जैसे लिख दिया हमने एल फर्स्ट और एल सेकंड, दोनों में भाषा प्रथम है जिसके या लैंग्वेज फर्स्ट है, उनके दोनों कॉमन है। अब जो हिंदी जो विषय है इसको 6 इकाइयों में बांटा गया है, जैसा आप सिलेबस में अच्छे से देख चुके हैं। एक बार वापस देखें, इसको 6 इकाइयों में बांटा गया है और हर एक इकाई 5 नंबर की है। अगर हर एक इकाई 5 नंबर की है तो 6 इकाई कितने हो गई, 30 नंबर की। और अपनी जो हिंदी है वो 30 नंबर की है, लैंग्वेज कोई सी भी हो 30 नंबर की है। तो वहाँ देख रहे हो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो, हमने सबसे पहली इकाई है वो 5 नंबर की कर ली, दूसरी इकाई है वो भी 5 नंबर की, तीसरी इकाई वो भी 5 नंबर की। इसके बाद में जो भाषा उपागम या शिक्षण विधियों या शिक्षण कौशल जो आपके शामिल है वो चौथी, 5वीं और 6ठी यूनिट में है। तो वो एक ग्रामर का भाग नहीं है, वो एक शिक्षण कौशल का भाग है। तो उसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में भी देखेंगे। आज हम जितना भी हिंदी विषय में ग्रामर का जो टॉपिक जोड़ा गया उसकी तैयारी हमको कैसे करनी है वो विशेष रूप से ध्यान रखनी है। देखो, पहला जो टॉपिक रहेगा आपका शब्द ज्ञान। ये शब्द ज्ञान जो है एक अपठित गद्यांश होगा, उसमें शब्द ज्ञान पूछा जाएगा और इतने टॉपिक उस पहली यूनिट में है, इतने टॉपिक है और वो 5 नंबर के हैं। नंबर 2, दूसरा इकाई दूसरी यूनिट में अपठित गद्यांश होगा और उस अपठित गद्यांश में से रेखांकित शब्दों के बारे में ये चीज़ें पूछी जाएगी, वो भी 5 नंबर की है। इसके बाद में तीसरा बिंदु है वाक्य रचना है, वाक्य के अंग है, प्रकार। ये तो आप एक चीज़ पहले नोट करें कि आप सबसे पहले तीनों यूनिट को देखें। पहली यूनिट में आप देखो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। स्पष्टतः 15 टॉपिक है, स्पष्ट रूप से 15 टॉपिक है और नंबर कितने हैं, 5। अब आप क्या समझे इस बात से, पहली यूनिट में 15 टॉपिक दिए हुए हैं और प्रश्न ही 5 हैं। तो अब ये संभव कैसे होगा, 15 टॉपिक में से 5 प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। दूसरी यूनिट पे आइए। दूसरी यूनिट में आप देखेंगे रेखांकित शब्दों का एक तो आपको काल बताना है, लिंग बताना है और वचन। 3 बिंदु विशेष दूसरी यूनिट में, काल, लिंग और वचन, इनको ज्ञात करना या बताना और उनको परिवर्तन करना, यानी वचन परिवर्तन करना, लिंग परिवर्तन करना। अब देखो यहाँ 3 चीज़ है, काल, लिंग और वचन, और वो 5 नंबर के हैं। यहाँ 15 टॉपिक 5 नंबर के हैं, यहाँ 3 टॉपिक 5 नंबर के हैं। अब हमें तैयारी कैसे करनी है आप समझें। अगले यूनिट पे आते हैं। अगला यूनिट देखिए, अगली यूनिट ये कि वाक्य रचना। वाक्यों की रचना कैसे होती है, उसकी परिभाषा, वाक्यों के अंग, वाक्यों के प्रकार, पदबंध जो कि वाक्य का एक लगभग भाग होता है। इसके अलावा इसमें जोड़ा गया मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आप अच्छे से देखें, यहाँ तक पूरा का पूरा टॉपिक वाक्य से संबंधित है, एक ही टॉपिक वाक्य। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्ति। एक वाक्य के टॉपिक से मुहावरे और लोकोक्ति से मान लीजिए 5 नंबर का ये टॉपिक है, 1 प्रश्न पूछा जाएगा तो बाकी 4 नंबर अकेले वाक्य का टॉपिक लेके बैठा है, जिसमें वाक्य के प्रकार अंगों में से पूछा जाएगा, रचना में पूछा जाएगा, प्रकार में से पूछा जाएगा, पदबंध में से भी पूछा जाएगा। तो आप खुद समझें इसको सिलेबस की कैसे तैयारी करें। यहाँ 15 टॉपिक, यहाँ आपके 15 टॉपिक जो लगभग हैं आपके यहाँ 15 टॉपिक 5 नंबर के, यहाँ 3 टॉपिक 5 नंबर के, यहाँ 2 टॉपिक 5 नंबर के। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। आखिर ये 15 टॉपिक 5 नंबर के कैसे हैं। वापस देखो, आराम से अपनी जो PDF सिलेबस की निकाली हुई उसको देखिए खोल कर। हम पढ़ तो लेते हैं कि भाई ये सिलेबस ये पढ़ना है, एक बार देखिए उस PDF को खोल के। यहाँ लिखा गया शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान अलग से कोई टॉपिक नहीं, इन्हीं शब्दों का ज्ञान है।
इसके बाद में देखो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इनके आगे आप देखेंगे तो खड़ी पाई लगाई गई है, यानी उन्होंने एक माना है 5 नंबरों में से एक हिस्सा माना है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इनमें से एक प्रश्न। पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, इन 3 बिंदुओं को आगे देखें, एक खड़ी पाई लगाई गई है, मतलब इन तीनों में से एक प्रश्न आना। फिर आगे देखो उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, इनमें से एक संधि और समास, इनमें से एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, इनमें से एक। देखिए पहले में से एक, दूसरे में से एक 2, इसमें से एक 3, इसमें से एक 4, इसमें से एक 5। सब पूरी की पूरी हिंदी ग्रामर यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं है। वाक्य, लोकोक्ति, मुहावरे, ठीक। यहाँ लिंग, काल, वचन, बस ये 10 नंबर का वेटेज है। यहाँ आपको कितना टाइम देना है, तो दोस्तों जैसे रणजीत सर अक्सर कहा करते हैं, अपने दिमाग को, अपने टाइम को फालतू में वेस्टेज मत कीजिए। इन बिंदुओं को इतना ही टाइम देना है जितना इन 2 को देना है। लेके मत बैठ जाना तत्सम तद्भव, ऐसा ना हो कि आप तत्सम तद्भव लेके बैठो, अव्यय तक पहुंचो ही नहीं, उससे पहले एग्जाम हो जाए, आपके 10 नंबर के टॉपिक ये रह जाए। इसलिए अगर हिंदी में आप एक बार हिंदी पूरी पढ़ चुके हैं, एक बार हिंदी आप पूरा सिलेबस कर चुके हैं, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं या आप पहली बार हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप 60 मिनट हिंदी पढ़ते हैं तो इनको 20 मिनट दीजिए, इसको भी 20 मिनट दीजिए, और इनको अलग से 1 घंटा मत दीजिए, इनको भी 20 मिनट ही दीजिए। आई बात समझ में? तो अपना जो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया ना, उसको टाइम वेस्ट करने का मेरा मकसद ये था। तीनों यूनिट को देख लिया, 15 नंबर की कहानी है, और 15 नंबरों में भी 10 नंबर की कहानी ये स्पष्ट है। वाक्य पढ़ लिए पूरे, 4 प्रकार वगैरह, 3 प्रकार वगैरह पढ़ लिए, मुहावरे और लोकोक्तियों। तो आप बताइए, क्या विलोम, एकार्थी, देशज, विदेशज, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, इन पूरी डिक्शनरी को हम याद करें, उससे अच्छा मुहावरे लोकोक्तियों को भी बराबर वेटेज मिलना चाहिए। इनमें से एक प्रश्न आ रहा है, अकेले मुहावरे और लोकोक्तियों में से एक प्रश्न आ रहा है, तो आप इनको समझे पहले। मुहावरे और लोकोक्तियाँ इसमें नहीं दिए हुए हैं, अलग से दिए हुए हैं, यानी अपना नंबर 1 यानी कन्फर्म है। मेरा कहने का मतलब मुहावरे और लोकोक्तियों का आना कन्फर्म है। ये जरूरी नहीं है कि विलोम आ जाए तो एकार्थी भी आए, या पर्यायवाची आ जाए तो फिर विलोम भी आए, ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये आना कन्फर्म है। तो कहने का अर्थ ये है, मैं ये भी नहीं कहता कि इसमें अलग से दिया हुआ है कि इस टॉपिक का 1 नंबर है, इसका 1 नंबर है, इसका 1 नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने देखा है कि इसमें खड़ी पाई लगाई गई है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने वेटेज माना। हो सकता है कि 2% 1, 2 और 3, 4 और 5 यहीं समाप्त कर दे, अन्य टॉपिक को वो टच भी ना करें, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है। आप पीछे के पेपर देखें। अब देखो, अब हम आते हैं अपने बिंदु पर, अब करते हैं हम हमारी शुरुआत। ये हमारी 5-7 मिनट की एनालिसिस थी, 15 नंबर की शिक्षण विधियाँ, इसके बारे में अभी कोई डिस्कस नहीं करेंगे। आज आप ठंडे दिमाग से 3 के बारे में सोचें। अब हम कर रहे हैं कि भाई शब्द ज्ञान पढ़ना शुरू कहाँ से करें। तो क्या पहले संज्ञा पढ़ें, क्या पहले तत्सम तद्भव पढ़ें, क्या पहले संधि पढ़ें, क्या पहले समास पढ़ें, या एक बार विलोम शब्द वगैरह याद करना शुरू कर दें। पढ़ना पहला टॉपिक कैसे शुरुआत करें, इसके बारे में हम देखें। देखिए, अगले ने ये नाम क्यों लिखा है, इसके पीछे रीजन बताना चाहता हूँ। कि एक वाक्य कि जैसे हम बात करें वर्ण, शब्द और वाक्य, व्याकरण के 3 मुख्य अंग मान सकते हैं हम, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्णों से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, बेसिक कंसेप्ट आपका पढ़ा हुआ है। आप ध्यान रखें प्लीज़, अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, आपकी रीट लेवल 1st और 2nd के अंदर लैंग्वेज 1st में वर्ण का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखें। तो इसको हटा दीजिए, सीधा दिया है इन्होंने शब्द ज्ञान। अब वर्ण का टॉपिक नहीं है, शुरुआत की है शब्द ज्ञान। शब्दों से वाक्य बनते हैं, तो वाक्य को भी पूरा दिया है, तो एक में शब्द ज्ञान, एक में वाक्य, ठीक है। बीच में उनका जो रूप परिवर्तन कैसे होता है वो बताया गया है। अब हम शुरुआत करते हैं, शब्द ज्ञान क्या है। ध्यान से देखें, मैं आपको थोड़ी ग्रामर की पृष्ठभूमि में ले चलता हूँ कि शब्द ज्ञान का आपको कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और मेरे हिसाब से पीछे के आर्टेट 10, 11, 12 में जो आर्टेट हुआ था, उसमें 1 आधे क्वेश्चन ऐसे भी आए थे
कि हिंदी व्याकरण के जो शब्द है उनको 4 आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। आज यही बिंदु पर फोकस रहेगा, वहीं से शुरुआत करेंगे। आज आप समझ पाएंगे कि पढ़ना कैसे। ध्यान से देखें, हिंदी ग्रामर में आपको पहला जो वर्ण शब्दों का वर्गीकरण, हालांकि मेन बड़ा टॉपिक है ये, शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 आधारों पे किया जाता है। नंबर 1 इतिहास, उत्पत्ति, इतिहास, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। पहला जो वर्गीकरण का आधार है इतिहास, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। ध्यान रखें भाई, हालांकि इसमें शुद्ध शुद्धि का कई टॉपिक नहीं है, भ्रम में मत रहना। जिसके मेन पेपर अगर हिंदी है तो वो जरूर इस विषय पर ध्यान रखें, कहीं पर भी शुद्ध शुद्धि की बात नहीं की गई है। फिर भी स्रोत शब्द को इस तरह से शुद्ध माने, अगर आप इस तरह से स्रोत शब्द कर रहे हैं तो ये गलत होगा भाई, ये स्रोत है, स्रोत नहीं है, ठीक है। तो पहला वर्गीकरण का आधार है इतिहास, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। तो ध्यान रखें, इतिहास, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है आपके तद्भव, तीसरा होता है आपके देशज और चौथा होता है आपके विदेशज। ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन कैसे इस तरह से घुमा दिया, घुमाया नहीं है, उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा है। अक्सर पहले से थ्योरी चलती थी कि सिलेबस से बाहर आया है, आजकल थ्योरी चलती है कि सिलेबस से बाहर तो नहीं आता लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया है। देखिए, पहला जो वर्गीकरण का आधार होगा वो इतिहास, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर होगा। शब्दों का दूसरा जो वर्गीकरण होता है वो होता है आपके व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा जाता है, रूढ़, यौगिक और आपका तीसरा भेद होता है योग रूढ़। इसी तरह से तीसरा आधार होता है शब्दों के वर्गीकरण का अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर देखो भाई, अर्थ के आधार पर सारे आ जाते हैं जिसमें अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे एकार्थी आ गए, विलोमार्थी आ गए, समानार्थी आ गए। समानार्थी भाई पर्यायवाची को ही बोलते हैं, ध्यान रख लेना। समानार्थी किसको बोलते हैं? पर्यायवाची को ही बोलते हैं। समानार्थी किसको बोलते हैं? पर्यायवाची को ही बोलते हैं। एकार्थी, विलोमार्थी, समानार्थी, अनेकार्थी, ऐसे शब्द जो अर्थ के आधार पर। और आखिरी जो शब्दों का वर्गीकरण आपके होता है वो होता है भाई वाक्य में प्रयोग। वाक्य में प्रयोग, या इसको हम बोल सकते हैं कि रूप परिवर्तन के आधार पर। वाक्य में प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर। तो वाक्य में प्रयोग और रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है उसको तो बोलते हैं हम विकारी, और दूसरा भाग है इसको बोलते हैं हम अविकारी। 2 भागों में बांटा जाता है, और अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। विकारी शब्दों में 4 प्रकार के शब्द आते हैं। एक संज्ञा आता है, एक सर्वनाम आता है, इसके अलावा एक विशेषण आता है। भाई अगर दिख नहीं रहा है तो मेरी आवाज़ सुन लेना। इसके अलावा एक क्रिया आती है। अविकारी शब्दों में एक क्रिया विशेषण आता है, इसके अलावा समुच्चय बोधक आता है, इसके अलावा संबंध बोधक आता है, और इसके अलावा विस्मयादि बोधक आता है। देखो ये शॉर्ट में लिखा है, याद रख लेना। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर वाली है तो चलो लिखा हुआ है सिलेबस आपके पास, पूरा का ले लीजिए, इधर से आप एक बार लिख लेना। हाँ, अब देखो ध्यान से सुनना। हमने पढ़ा शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पे? 4 आधारों। नंबर 1 इतिहास, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब ध्यान दें, हमारे सिलेबस में है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आगे लिखा हुआ है शब्द ज्ञान।
सीधा स्पष्ट क्वेश्चन बन सकता है भाई, इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। अब कहेंगे कि भाई हमने तत्सम तत् वो सारे शब्द पढ़े, लेकिन ये प्रश्न कहाँ से है? घुमा दिया। घुमाया नहीं है। ये जो 4 भेद है वो इतिहास, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर है। इसके बाद में आप देखेंगे दूसरा, व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर। और ये टॉपिक अपने सिलेबस में है भी नहीं, ध्यान से सुने, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है भी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब आइए अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं उसके अंदर पर्यायवाची दिए गए समानार्थी, इसके अंदर आपको विलोम दिए गए विलोमार्थी, इसके अलावा एक शब्द एकार्थी दिए गए एकार्थी। तो पहले वाले जो याद रखें, पहले वाले जो भेद है वो किस आधार पर है भाई? इतिहास, उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर। सीधा क्वेश्चन इसके ऑपोजिट बन जाता है। ध्यान रखें, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति इन 2 शब्दों में अंतर रखें। अगर आपको पूछा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो आपका उत्तर रहेगा 3। और अगर आपको पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो निसंदेह आपका उत्तर क्या होगा? 4। और कभी नहीं पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 1 से 3 4 से अनेक प्रकार के शब्द भी आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं। आगे देखिए, वाक्य में प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी क्या होते हैं, अविकारी क्या होंगे, इसके बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर चर्चा करना उचित नहीं, हम सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं। तो वाक्य में विकारी और अविकारी, विकारी में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। देखो भाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये आ गए। क्रिया नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों के तीनों क्या है? विकारी शब्द हैं। इसके अलावा आगे दिया हुआ अव्यय, तो अविकारी कोई अव्यय कहते हैं, ये सारे के सारे शब्द किस में आ गए? अव्यय में आ गए। तो ये पूरी की पूरी आप ये मान के चले 5 नंबर में पूरी की पूरी हिंदी ग्रामर डाल दी इसमें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि आप तत्सम तद्भव से पढ़ना शुरू करें, एग्जाम आए तब तक आप अव्यय तक ही ना पहुंचे और इससे पहले आपको एग्जाम देना पड़े। ये सिंपल लग रहे हैं ना, काल, लिंग, वचन, ये तो सिंपल है, सिंपल तो है, लेकिन इनके बहुत सारे अपवाद है। प्लीज़ इन अपवादों को याद करें, इन अपवादों को याद करें। कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, लगते स्त्रीलिंग जैसे हैं, हालांकि मैं अलग से लिखवाऊंगा आपको। कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, लगते पुल्लिंग जैसे हैं, है ना। जैसे ऐसा कई किताबों में आता है कि भाई श्रीलंका शब्द है, देशों का नामों में श्रीलंका है, वो स्त्रीलिंग है। श्रीलंका शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। तो अब ऐसा लिंग की पहचान करना, अपवाद होंगे, वो अपवादों का थोड़ा ध्यान रखें। श्रीलंका शब्द है, भारत जैसे हम भारत के निवासी हैं तो भारत शब्द पुल्लिंग है ना। लंका ढह गई स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, लंका लुट गई स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है ना। भारत प्रगति कर रहा है, पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। लंका लुट गई, अभी अभी लूटी है, बहुत बड़ी महंगाई से मार से मरी जा रही है, लंका लुट गई। तो श्रीलंका है वो स्त्रीलिंग है। ऐसे अपवाद ध्यान रखें, आ जाता है भाई, इसमें ऑप्शन ही कहा है, 3 ही तरह के तो प्रश्न पूछेंगे, तो इसी तरह पूछेंगे। और वैसे अगर सोचें तो भाई अगर श्रीलंका स्त्रीलिंग है, आपको नहीं लगता अगर स्त्रीलिंग है तो फिर श्रीलंका क्यों उसको श्रीमती लंका बोलना चाहिए? अपनी हिंदी ग्रामर तो यही कहती है भाई श्रीलंका क्यों बोले, अगर स्त्रीलिंग है तो फिर श्रीमती लंका बोले। कहने का अर्थ आप समझे इन बातों को। इसमें वेटेज उतना ही है, जितना टाइम इसको दे रहे हैं उतना इसको दो, खोज खोज के निकालो ऐसे शब्द। अब किसी को मान लीजिए संधि नहीं आ रही है, फिर मतलब वो तो पास ही नहीं होगा, वो तो एलिजिबल ही नहीं है अगर संधि नहीं आएगी तो। मानते हैं कि भाई संधि है वो हिंदी की जड़ है, लेकिन वो हिंदी के अभ्यर्थी है उनके लिए, जो साइंस या अन्य सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उनको तो यहाँ 30 नंबर का काम, उनको संधि से ज़्यादा लेना देना भी नहीं है। 1% आएगा। हाँ, अगर समझ में आ रही है, करना भी है, पढ़ना भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संधि 5% लेके बैठ जाएगी। हो सकता है संधि और समास में से भी 1% आ जाए। मुझे याद है एक बार पूछा था सेकंड ग्रेड में कि रामानुज शब्द लिखा गया था कि किस शब्द में संधि और समास दोनों है, तो एक ही शब्द में दोनों पूछ लिए, तो ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ हम इसका याद रखेंगे। पहला क्या है भाई, ये इतिहास, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ये क्या है? अर्थ के आधार पर है। संधि और समास ये वाक्य रचनाओं में आते, शब्द रचना में आते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय ये नवीन शब्दों के निर्माण में आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय ये आपके संज्ञा और सर्वनाम वाक्य में प्रयोग और रूप परिवर्तन के आधार पर आते हैं। इसके बाद में अपठित गद्यांश कम करें, काल, लिंग, वचन ज्ञात करना है।
तो एक बार मैं सिलेबस को मिटा दूं, काफ़ी लंबी चर्चा हो गई इसके बारे में। हाँ, अब हम जो टॉपिक शुरुआत करें उसके बारे में देख लेते हैं भाई कौन सी चीज़ पढ़ेंगे। मैं आज आपको एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट शुरू करूँगा, और मैं शुरुआत तो यहीं से भी कर सकता हूँ, संधि से भी कर सकता हूँ, समाज से भी कर सकता हूँ, लेकिन आज तक जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं, बनने का तरीका रहा है, तो जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, देखो ये टॉपिक दिखने में बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन 5-5 मिनट के टॉपिक हैं। तो आज अपनी जो पहली क्लास होगी 5 मिनट की संज्ञा की क्लास होगी। आप विश्वास रखिए, मात्र किसी भी विषय का अभ्यर्थी हो, आप 5 मिनट में आज संज्ञा सीखने जा रहे हैं, ये मैं वादा करता हूँ। सिर्फ 5 मिनट में संज्ञा सीखने जा रहे हैं। एक बार मैं मिटा देता हूँ। शुरुआत हम सबसे पहले विकारी शब्द से करेंगे। अब देखो मोटा मोटा क्वेश्चन बन जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विकारी नहीं है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और एक नाम दे दिया क्रिया विशेषण। तो यार ये सब कहाँ से है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये तो टॉपिक में दिए हुए तो थे, लेकिन घुमा के पूछ लिया। क्या घुमाया भाई? अरे कुछ नहीं घुमाया भाई, इसके 2 भेद है, भेदों में से पूछा है, ऊपरा ऊपरी क्वेश्चन है, घुमाया नहीं है तो ईजी पूछा है ना। इसको मिटाता हूँ मैं। सबसे पहले हम आज जिस विषय की शुरुआत करने, इसका आप स्क्रीनशॉट लें भाई, बहुत ही अच्छा, जो आपके लिए सिलेबस पढ़ने में बहुत ईजी आसानी रहेगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप समझें इस बात को अच्छे से। तो 15 नंबर की ये बात हम की, इसके अलावा शिक्षण विधियों के बारे में हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। ओके, चलो भाई, इसको मैं एक बार नहीं हटाऊंगा, आपको सामने रखने दूंगा। शुरुआत करते हैं हम संज्ञा। 1 मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं। शुरुआत करता हूं संज्ञा। ठीक, अब मैं ये नहीं बताऊंगा, कोई पूछ लेगा कि भाई सर संज्ञा के संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है, इतना नहीं है, सब पता है सबको। संज्ञा आपको रीड की तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट में दिमाग में रखें, 5 लाइनें कंसेप्ट रखें। संज्ञा, संज्ञा कंप्लीट, ऐसे नहीं कि 10 पन्ने लेके बैठ गए संज्ञा संज्ञा। देखो हमने पढ़ा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन अगर हमने ऐसा पढ़ा है, छोटी कक्षाओं में रटाने के लिए हमें बताया जाता था किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान आदि के नाम को। परवर्ती जो हिंदी काव्य शास्त्र के या हिंदी के प्रखंड विद्वान हुए, उन्होंने ये परिभाषा कभी नहीं दी। खुद कामता प्रसाद गुरु ने अपनी किताब में कहा कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को कहते हैं। सबसे पहले याद रखिए संज्ञा किसे कहते हैं। इस दुनिया में जो भी, इस प्रकृति में जिसने भी, जिसको भी जो नाम दिया है वो संज्ञा है। पंखा है, पंखे को हम कूलर नहीं कहते, कूलर को हम पंखा नहीं कहते, क्योंकि कूलर को कूलर नाम दिया, पंखे को पंखा नाम दिया है ना। महिला को महिला दिया, पुरुष को पुरुष दिया है। अगर पहले पुरुष को महिला नाम दे दिया होता और महिला को पुरुष नाम दे दिया होता, तो ज़रूर हम आज पुरुष को महिला कहते और महिला को पुरुष कहते हैं। और वैसे भी कई पुरुष है ऐसे, जैसे श्रीलंका में एक खिलाड़ी है महिला जयवर्धने, पर वो महिला नहीं है, पुरुष है। खैर, संज्ञा तो दुनिया में प्रकृति ने जिसको भी जो नाम दिया है, चर और अचर, चल और अचल प्राणी को जो भी प्रकृति ने नाम दिया है वो सारी संज्ञा है। अगर किसी को नाम नहीं दिया है, इसका मतलब उसके बारे में हम जानते नहीं हैं, और जैसे ही हमने उसका नाम दे देंगे तो वो संज्ञा हो जाएगी। ठीक, बात खत्म भाई। संज्ञा, तो संज्ञा की परिभाषा याद नहीं करना है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब आते हैं भाई संज्ञा के भेद। अब कोई कहे कि भाई सर संज्ञा के कितने भेद माने, 3 माने, 5 माने, 3 माने, 5 माने। तो देखो अपने RBSE की बुक के हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर ऑप्शन में 5 दिए हुए तो 5 ही मान ले, उन्होंने 5 दिया है। तो हो सकता है 5 और 3 ऑप्शन में ना दे। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी वो 5 और 3 ऑप्शन में देंगे, लेकिन नहीं देंगे। तो पहले हम 3 के बारे में चर्चा करते हैं, फिर हम 2 अन्य के बारे में चर्चा करते हैं। पहला देखो, पहला है, बताइए, पर्सनल नाउन व्यक्तिवाचक। नंबर दूसरा कॉमन नाउन जातिवाचक, और नंबर तीसरा है भाई भाववाचक। मैं कहता हूं कि ये बड़ा टॉपिक है, इसमें रफली इसी तरह से पढ़िए। पूरे 15 टॉपिक 5 नंबर के हैं, रफली चलने दीजिए, इतने डीपली क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। और आप रीड देखे हैं, आपको पता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले हम व्यक्ति को पढ़ते हैं, लेकिन व्यक्ति को नहीं पढ़ेंगे। हम सबसे पहले भाववाचक से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम पूरा उल्टा चलेंगे, हमें शॉर्ट कंसेप्ट में चलना है। और वैसे कहा भी जाता है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। ये 3 उल्टे चले शायर सिंह सपूत। कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत।
कि लीक लीक, रस्ते रस्ते पर तो गाड़ी चलती है, अगली लीक पर पीछे वाली गाड़ी, पीछे उसी के जो मार्ग दिखाए उसी के चिन्ह पर अगली गाड़ी। तो लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और जो कपूत होता है वो भी लीक पे ही चलता है। जैसे आगे बुजुर्ग कह के गए थे वैसा वो करता है, उसको देखकर उसकी पीढ़ियाँ करती है। तो कह के गए थे कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। ये 3 उल्टे चले शायर सिंह सपूत। एक तो शायर होता है सियाना आदमी, ये उल्टा चलता है। एक सिंह शेर होता है, वो हमेशा उल्टा चलता है। देखा होगा आपने, शेर पीछे कदम मार के फिर भागता है। शायर सिंह और सपूत, ये 3 व्यक्ति होते हैं, वो उल्टे चलते हैं। तो कपूत थोड़े हैं उल्टे चलेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। मैं बेसिक कंसेप्ट 2 लाइनें याद करनी है। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक। आप मेरी बात एक माने कि जब भी आपको संज्ञा पहचानने की बात आ जाए ना, तो आप कभी भी उसके अंदर दिमाग ना खपाएं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि या जातिवाचक संज्ञा है कि भाई ये भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक से शुरुआत मत करो, नहीं तो आप व्यक्तिवाचक जातिवाचक में उलझ जाओगे। सबसे पहले आप भाववाचक से शुरुआत करो। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं भूल जाइए। इसकी खासियत देखिए, एक चीज लिखिए इसके बारे में। पहले तीनों नाम है जैसे ही लिख लीजिए आप। भाववाचक संज्ञाएं अदृश्य, अस्पृश्य, ये लिख लीजिए। भाववाचक संज्ञा की पहली खासियत है, परिभाषा भी यही है, विशेषता भी यही है, पहचान भी यही है। भाववाचक संज्ञाएं अदृश्य, अस्पृश्य, अनुभवजन्य होती है, मतलब दिखाई नहीं देती है। स्पर्श करना, अस्पृश्य, छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ये हो गई भाववाचक संज्ञा। आगे और लिखेंगे छोटी छोटी बातें, 3 भागों में डिवाइड कर लो, छोटी याद रखना है। कोई भी शब्द आपको जैसे उदाहरण दे दिया कि भाई टेबल, पहले दिमाग में ये मत लाओ व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, पहले दिमाग में ये लाओ कि यार दिखाई देती है क्या टेबल, हाँ दिखाई देती है, मतलब भाववाचक नहीं है, छोड़ दो। अब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक है, उसके बाद में सोचेंगे इसके बारे में। ठीक, आपको कह दिया भाई, जैसे कोई उदाहरण ले लिया, पेन दिखाई देता है, हाँ छोड़ दो भाववाचक। आपको कह दिया शहर दिखाई देता है, हाँ छोड़ दो भाववाचक नहीं। आपको कह दिया बुराई दिखाई देती है, भाई किसी को छू कर बता सकते हैं, देख भाई ये बुराई है यहाँ पे, इसको। एक व्यक्ति खड़ा है, किसी ने कह दिया इस व्यक्ति में बहुत बुराई है, आप जाओ हाथ लगाओ, देखो ये यहाँ से बुराई है इसमें, नहीं अच्छा ही। तो सबसे पहले कोई भी आपको उदाहरण दिया गया, आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कभी मत अटकिए, सीधा आ जाइए भाववाचक पर कि वो चीज़ दिखाई देती है। कन्फ्यूजन होता है कि यार दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, तो फिर दूसरे पे आ जाओ, स्पर्श किया जा सकता है, हाँ यार स्पर्श तो नहीं किया जा सकता, छोड़ दीजिए। अब आइए अब मान लीजिए हमने शब्द ले लिया टेबल, हम हिंदी में लिखें तो मान लीजिए दूसरा नाम ले लेते हैं, कोई हिंदी का नाम ले लें, टेबल तो इंग्लिश भाषा का शब्द है। हमने शब्द ले लिया भाई विद्यालय। सबसे पहले विद्यालय अदृश्य दिखाई देता है, दिखाई क्यों नहीं देता है? देता है। स्पर्श से छू सकते हैं, हाँ छू सकते हैं। अनुभव, तो कहने का मतलब अदृश्य भी नहीं है, अस्पृश्य भी नहीं है, अर्थात ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में है। अब तैयार रहिए, संज्ञा कंप्लीट सीखने के लिए तैयार रहिए। हम यहां से तो निकल गए कि भाववाचक संज्ञा तो नहीं है, हम यहां आकर अटक गए कि अब बताइए व्यक्तिवाचक या जातिवाचक में से क्या है। बहुत ही गजब की बात है, सुनो ध्यान से सुनो। यहां से तो निकल गए कि भाववाचक नहीं है, अब हमें पता लगाना है कि विद्यालय शब्द क्या है भाई, व्यक्तिवाचक है तो जातिवाचक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ विद्यालय शब्द दिया गया है, इसको बहुवचन बना डालिए। ये लो बहुवचन बन गया। हाँ भाई, अगर जो शब्द भाववाचक नहीं है उसको हमने बहुवचन बनाया और बहुवचन बन गया, जो शब्द भाववाचक नहीं है उसको हमने बहुवचन बनाया और बहुवचन बन गया, तो शब्द सीधा सीधा वो उदाहरण जातिवाचक का है। अगर कोई शब्द भाववाचक का नहीं है, बहुवचन बनाया लेकिन बहुवचन बना नहीं, वह उदाहरण व्यक्तिवाचक का है। संज्ञा खत्म।
देखो उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने उदाहरण ले लिया भाई जयपुर। हमने एक व्यक्ति का नाम ले लिया जयचंद, हमने एक व्यक्ति का नाम ले लिया गांधी। सबसे पहले आइए भाववाचक संज्ञा की तरफ। जयपुर दिखाई नहीं देता है? देता है भाई, क्यों नहीं देता? जयचंद दिखाई नहीं देता, क्यों नहीं देता कोई व्यक्ति? गांधी क्यों नहीं दिखाई देता? देख सकते हैं गांधी जी। तो मतलब भाववाचक नहीं है। बहुवचन बनाओ तो जयपुर का बहुवचन जयपुरो बनेगा? नहीं बनेगा। अब जयपुरो बहुवचन नहीं बन रहा है तो जयपुर शब्द व्यक्तिवाचक है। शहर शब्द हमने लिया है, शहर शब्द का बहुवचन शहरों हो जाएगा, शहर शब्द जातिवाचक। जयचंद शब्द है, दिखाई दे सकता है यहां से आगे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, और हमने जयचंद शब्द को बहुवचन बनाया जयचंदों। और कहीं कहीं लगता है ये नाम सुना सुना सा लगता है। हाँ सुना है। इस देश में जयचंदों की कोई कमी नहीं है। ये उदाहरण बहुत बार, बहुत किताबों में, बहुत लेखकों के द्वारा और बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा की शर्त होती है कि वो बहुवचन नहीं बनता। और अगर कभी कभार कंडीशन बन जाती है कि चलो यार बहुवचन बना देते हैं, जबरदस्ती बना भी दिया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का वो उदाहरण जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। गांधी शब्द है, बहुवचन बन रहा है गांधियों। हाँ भाई बन रहा है, गांधियों ने इस देश पर शासन किया, गांधियों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, बन रहा है भाई गांधियों, बहुवचन बन रहा है जातिवाचक। कुछ चीज़ें ऐसी होती है वाक्य में प्रयुक्त होते समय उसका पता चलता है कि व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। उसका पता है वो वाक्य में प्रयुक्त होते समय चलता है, पहले नहीं चलता है भाई। ये वहाँ थोड़ा ध्यान रखना होता है कि वाक्य में प्रयुक्त किस रूप में हुआ, वो एक अलग विषय है, तो ध्यान रखें। सिंपल कंसेप्ट अपने एज ए कंपटीशन, नॉट ए स्कूल और कॉलेज लाइफ, एज ए कंपटीशन हम इसको याद रखें। जातिवाचक संज्ञा अधिकतर बहुधा जातिवाचक संज्ञाएं, बहुधा जातिवाचक संज्ञाएं अपना बहुवचन रूप रखती है, और बहुधा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अपना बहुवचन रूप नहीं बनाती भाई, अपना बहुवचन रूप नहीं बनाते। और अगर बना भी देते हैं तो फिर वो व्यक्तिवाचक नहीं जातिवाचक में आ जाएगी। अब भाई कोई भी उदाहरण आप ले लो, किसी का नाम ले लो, है ना। जैसे हमने शब्द लिख दिया भाई गंगा, नदी का नाम लिख दिया गंगा, एक तरफ हमने लिख दिया, एक लिख दिया नदी। बताओ भाई नदी शब्द का बहुवचन बनता है कि नहीं बनता है? पहले तो यहाँ निकल जाओ भाववाचक में से, निकल गए भाई। नदी शब्द का बहुवचन बनता है? हाँ भाई बनता है। नदियाँ? हाँ भाई जातिवाचक है। गंगा, गंगा, गंगो नहीं भाई, गंगो नहीं, गंगू तेली तो हो सकता, गंगो नहीं, बहुवचन नहीं बना है, व्यक्तिवाचक है भाई। भाई आप और ले लीजिए, दूसरे उदाहरण ले लीजिए। चलो हमने ये नदी का नाम ले लिया, हमने यहाँ पर ले लिया महाभारत, किसी धार्मिक किताब का नाम ले लिया, हमने गीता धार्मिक किताब का नाम ले लिया। महाभारतों गीतों नहीं है भाई, हमने कह दिया पुस्तक शब्द का, हमने पुस्तक शब्द का, पुस्तकें पुस्तकों, हाँ भाई बन रहा है, ले जाओ जातिवाचक में। पुस्तकें पुस्तकों, पुस्तकों पुस्तकें बन रहा है, ले जाओ जातिवाचक में। गीता और महाभारत नहीं बन रहा है, रख लो व्यक्तिवाचक में। तो कहने का अर्थ भाई सीधा स्पष्ट है कि एज ए कंपटीशन और स्पेशली रेट, यहाँ अंगुलियों पे संज्ञा लेके जाना। 15 टॉपिक 5 नंबर के हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन ना पूछे, और पूछ भी ले तो सबसे पहले प्रश्न करने की शुरुआत, हिंदी के पेपर करने की शुरुआत करेंगे तो फिर संज्ञा से ही करेंगे। ऐसा आपके मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि या तो इसमें से प्रश्न पूछा नहीं जाएगा क्योंकि पहली इकाई में यूनिट में टॉपिक बहुत ज़्यादा है, फिर भी अगर पूछ लिया संज्ञा में से तो पहले प्रश्न की शुरुआत हम संज्ञा से ही करेंगे, चाहे वो 12वां प्रश्न ही क्यों ना हो। देखिए अब हम बात करते हैं, इसके कई उदाहरण हम आगे करेंगे, कल की क्लास और रहेगी संज्ञा पे। आज मैं आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब हम बात कर रहे थे कि भाई संज्ञा के 5 भेद भी होते हैं, उनके बारे में थोड़ी कंसेप्ट कर लेते हैं। संज्ञा के 5 भेद। एक संज्ञा का भेद होता है द्रव्यवाचक, ये चौथा भेद माना जाता है, आप किताबों में भी है। और एक भेद होता है भाई समूहवाचक। समूहवाचक होता है वो
ग्रुप का बोध कराता है, सब सिंपली जानते हैं, कक्षा है, सेना है, भीड़ है, अंगूरों का गुच्छा है, चाबियों का छल्ला है। जो ग्रुप का बोध कराता है वो समूहवाचक है। और द्रव्यवाचक जिसमें नाप तोल की वस्तुएं आती हैं, जिसमें नाप तोल की वस्तुएं आती है वो सारे द्रव्यवाचक में आ जाती है, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। देखो इंग्लिश में है ना, दो ही प्रकार की संज्ञा होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, गणनीय और अगणनीय। जिसको गिना जा सकता है वो अलग कर ली, जो गिना नहीं जा सकता हमें उधर नहीं जाना। द्रव्यवाचक में वो आएगी जो नाप तोल की वस्तुएं हैं, चीनी को तोला जाता है, कपड़े को नापा जाता है। फिर कहा भाई अगर ये 5 थे तो फिर इनको 3 क्यों हो गए 5 के? देखो भाई हिंदुस्तान है वो बौद्धिक लोगों का देश है, पूर्वाग्रह से ग्रसित बौद्ध, मैं यूँ कहूँ हिंदी की भाषा में कि तो पूर्वाग्रह से ग्रसित बौद्धिक लोगों का देश है। उन्होंने कहा कि द्रव्यवाचक में जो चीज़ें नापी जाती है, जो चीज़ें तोली जाती है, जो चीज़ें मापने योग्य होते हैं, तोलने योग्य होते हैं, वो सारे द्रव्यवाचक में अलग। तो कोई पहुंच गए भाई, उन्होंने कहा भाई बात तो सही है आपकी। रमेश नाम का कोई लड़का है, आपने कह दिया एक लड़का है, मान लीजिए एक लड़का है और आपने कह दिया ये जातिवाचक में। रमेश तो रमेश हो नहीं बनेगा, व्यक्तिवाचक में, लड़का को लड़के बन जाएगा तो जातिवाचक में, ये व्यक्तिवाचक में रमेश। तो लड़का है क्या? हाँ सर है। जातिवाचक है? हाँ है। बोलो द्रव्यवाचक है? कि नहीं है। उसने कहा क्यों नहीं भाई? कि द्रव्यवाचक वो आती है जो नापा जाता है, तोला जाता है। तो उस लड़के ने कहा मैं टेलर के पास गया, उसने मुझे नापा, बीमार था हॉस्पिटल में गया, उसने मुझे तोला, तो मुझे भी द्रव्यवाचक में ले चलो, मैं जातिवाचक में क्यों रहूं? मुझे नाप लिया, तोल लिया गया। फिर कहा यार बड़ी जोरदार बात है, नाप लिया, तोल लिया गया, मतलब तो जातिवाचक में द्रव्यवाचक में आ जाएगा। तो उन्होंने सोचा भाई आज तो एक लड़का आया, कल 2 आएंगे, 4 आएंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करूं, इस द्रव्यवाचक को ले चलो जातिवाचक में। तो उन्होंने क्या किया, इस द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक में भी क्या होता है, एक ग्रुप होता है, और जातिवाचक में भी एक लड़कों का ग्रुप होता है। तो अगर जहाँ 3 की बात होती है तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों ही जातिवाचक के भेद माने जाते हैं। द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों ही जातिवाचक के भेद माने जाते हैं। याद रहे विकल्प में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि आपको संज्ञा के प्रकार पूछे गए, वहाँ 3 भेद भी बता दिए गए, 5 भी कह दिए गए कि बताओ भाई 3 है या 5 है ना। आपको या तो 3 बताया जाएगा या आपको 5 कहा जाएगा। अगर मेरे हिसाब से आरबीएससी की बोर्ड की किताब है उसके अकॉर्डिंग आपके 5 ही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि उन किताब में 5 दे रखा है। आगे की कहानी है कि भाई 5 से 3 कैसे हो गए। अगर आपको पूछ ले, मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो नहीं है, फिर देखो बोर्ड है, एग्जामिनर है, किसी का भी दिमाग सटक सकता है, वो पूछ सकता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण किस संज्ञा के उदाहरण हो सकते हैं। आपके सामने 4 विकल्प देते हैं, तो आप कहें जातिवाचक संज्ञा के। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण किस में सम्मिलित हो सकते हैं, तो इन चारों में से आप जातिवाचक माने। ये जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक संज्ञा को पहचानने का बेसिक कंसेप्ट है। कल जो हम आगे की क्लास होगी उसमें यह देखेंगे कि कैसी स्थिति बनती है कि व्यक्तिवाचक के शब्द जातिवाचक में चले जाते हैं और जातिवाचक के शब्द व्यक्तिवाचक में आते हैं, या संज्ञा का परिवर्तन किस तरह से होता है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग मेहनत करते रहिए और उम्मीद है कि आप आज से और बेहतर तरह से मेहनत करेंगे। और किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।